भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रवाद का प्रभाव विषय के अंतर्गत पूर्व के विषय को ही हम आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे क्षेत्रवाद व भाषा पर। तो इसमें अगर हम देखें तो भाषा के आधार पर भी क्षेत्रवादिता का बार बार जिन्न उगते हुए देखा जाता है, चिन्ह निकलते हुए देखा गया है। जैसे ब्रिटिश नीतियों व चाल के परिणाम स्वरूप स्वाधीनता के पूर्व ही उनके पिट्ठुओं द्वारा इस पर एक वातावरण तैयार किया गया, जिसका प्रकटीकरण संविधान सभा में अनेक समयों पर देखने के लिए मिला और अंततोगत्वा जिसका भावी राजनीतिक दलों द्वारा अपने कुत्सित तुच्छ स्वार्थ से प्रेरित होकर आग्नेय अस्त्र के रूप में भी प्रयोग किया जाता रहा है और जो कि आज भी निरंतर जारी है, जिसका वर्तमान में भी देश को झुलसाने हेतु एक कुशल योद्धा के रूप में इन संकीर्ण राजनीतिक दलों द्वारा संकीर्ण जो है अपने निहित स्वार्थों से ग्रसित कुछ नेताओं द्वारा इसका प्रयोग आज भी जारी है, अनवरत जारी है। जैसे हिंदी विरोध की राजनीति अगर हम देखें तो मूलतः जब जब जो है हिंदी को एक राज्य भाषा के तौर पर लागू करने की बात आती है और राष्ट्रभाषा के तौर पर अगर देखें तो थोड़ा सा आप संविधान सभा के वाद और विवाद को देखेंगे तो वहाँ आपको बड़ी रोचक जानकारियाँ प्राप्त होंगी और बड़ी ही एक प्रकार से सारगर्भित चर्चा इस पर बड़ी एक प्रकार से जो है गर्मा गर्म चर्चा देखने के लिए मिलती है। लेकिन निराशा तब होती है कि उस चर्चा में जो तर्क दिए जाते हैं जो है हिंदी के विपक्ष में वो निहायत ही ओछे और निहायत ही जो एक प्रकार से देखा जाए तो पूर्वाग्रह से ग्रस्त होते हैं। उससे यही प्रतीत होता है कि ये केवल और केवल एक भाड़े के पिट्ठू की तरह वहाँ पे जो है कुछ व्यक्तियों द्वारा वहाँ पे कार्य किया गया। और इसमें अगर आज भी हम देखें तो मूलतः दक्षिण भारत, बंगाल, मूलतः तो जो हिंदी विरोध की राजनीति का जो है श्री गणेश और आज भी जो है एक प्रकार से देखा जाए कि दौर दक्षिण भारत में जारी है, लेकिन जो है पश्चिम बंगाल में भी सीमित तौर पर व देश के अन्य हिस्सों में भी डिग्रीधारी अक्षर के ज्ञाता भद्र पुरुषों द्वारा इसका व्यापक विरोध किया जाता रहा है, जो कि आज भी जारी है। हिंदी दिवस होगा तो उस पर हिंदी के विरुद्ध दो शब्द कहना यह एक फैशन बन चुका है। तो कहीं ना कहीं यह इसके पीछे हिंदी के विरोध के तर्क के बजाय हिंदी के विरोध की राजनीति ज़्यादा प्रेरित है, उसमें तर्क कम होते हैं। उसमें जो है एक प्रकार से देखा जाए तो तर्क वितर्क के बजाय वह निजी स्वार्थों से प्रेरित राजनीति उसमें अधिक सक्रिय दिखाई देती है। फिर है उत्तर और दक्षिण की प्रवृत्ति, यानी क्षेत्रवाद के आधार पर विभाजन का यह भी एक स्वरूप देखा जाता है कि उत्तर बनाम दक्षिण। जैसे विशेषतः तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक में द्रविड़ और आर्य के संकुचित मनोभाव से ग्रस्त व वामपंथी बौद्धिक दिवालियापन से ग्रस्त इतिहासकारों द्वारा मनगढ़ंत ऐतिहासिक लेखों के द्वारा इसका पोषण किया गया। शासन व प्रशासनिक पदों पर हिस्सेदारी को लेकर के भी पर्याप्त मतभेद देखे जाते हैं। जैसे क्षेत्रवादिता के आधार पर दक्षिण भारतीयों द्वारा कहा जाता है कि हम द्रविड़ हैं, हम द्रविड़ नस्ल से हैं, और जो उत्तर भारतीय हैं वो आर्य नस्ल के हैं। हम यहाँ के मूल निवासी हैं और जो उत्तर भारतीय हैं वो यहाँ के लुटेरे हैं, वो आर्य लोग जो है यहाँ के एक प्रकार से देखा जाए घुसपैठिए हैं। अरे भैया, आर्य क्या थे, द्रविड़ क्या थे? आप कम से कम उस इतिहास पर जाने के बजाय जो वर्तमान घुसपैठियों का इतिहास है उस पर राजनीति कीजिए। उस पर आपके लिए शब्द नहीं है। जब रोहिंग्याओं का प्रश्न आएगा तो आपके लिए शब्द नहीं होंगे। जब म्यांमार से घुसपैठ का प्रश्न आएगा, जो वहाँ पे बाड़बंदी की बात की जाएगी तो वहाँ बाड़बंदी के खिलाफ ही विद्रोह करना शुरू कर देंगे, वहाँ आपके लिए वो नहीं होंगे। तो इस प्रकार से दुर्भाग्य पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से बांग्लादेश से घुसपैठ का प्रकरण है, जिस प्रकार से पाकिस्तान से जो है जम्मू कश्मीर में घुसपैठ का प्रकरण है, जिनको जो है रिश्तेदार बना बना के पाला जा रहा है जो अपने पॉलिटिकल लाभ के लिए, उस पर किसी के लिए जो मुख में कोई शब्द नहीं है। किंतु जो हजारों वर्षों की पूर्व की संस्कृति है, जिस बारे में कोई इनके पास प्रमाणिक आख्यान भी नहीं है, तो मनगढ़ंत और वामपंथी इतिहासकारों के शब्दों का लच्छेदार प्रयोग करके इस उन्माद को बढ़ावा देने में भी ये अभ्यस्त हैं कि भैया जो है घुसपैठिए हैं, हम यहाँ के मूल निवासी हैं, हमारे अधिकारों के जो है हंता हैं, फला है और दुनिया भर की बकवास।
फिर उसके बाद हम बात करें क्षेत्रवाद व अलगाववाद तथा आतंकवाद व उग्रवाद को प्रोत्साहन, यानी क्षेत्रवाद के आधार पर अगर आज देखें तो भारत में अलगाववाद, आतंकवाद तथा उग्रवाद को व्यापक तौर पर प्रोत्साहन दिया जा रहा है। जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक दलों व पृथकतावादी तत्वों द्वारा निहित स्वार्थों की सिद्धि हेतु हथियार के रूप में इसका व्यापक प्रयोग देखा जा रहा है। पृथकतावादी नारों व उग्र भाषणों तथा कुत्सित दुष्प्रचार द्वारा युवा पीढ़ी का न केवल मानसिक संक्रमण किया जा रहा है, उनका जिसको एक शब्द में आप कहते हैं ब्रेन वॉश किया जा रहा है, साथ ही संघीय संवैधानिक प्रावधान का विरोध व पृथकतावादी विस्मरण हेतु दोनों तरफ से विमन हेतु या विस्मरण हेतु देखा जाए दो तरफा व्यवहार देखने के लिए मिलता है। एक तरफ तो ये कहते हैं कि संविधान से प्रदत्त स्वतंत्रताएं हमें प्रदान होनी चाहिए, हमें जो संविधान से प्रदत्त अधिकार हैं वो मिलने चाहिए, और दूसरे तरफ ये निकृष्ट तत्व, ये बेशर्म तत्व फिर जो है उन्हीं संवैधानिक मर्यादाओं का तार करने के लिए हाजिर रहते हैं। एक तरफ तो आप जहाँ आपके अधिकारों की बात होगी तहाँ आप संविधान की फर्र ले लेंगे, संविधान के पल्लू में जो है घुसना शुरू कर देंगे, और जहाँ संविधान के पालन की बात होगी वहाँ आपके लिए विशेषाधिकार चाहिए, वहाँ संविधान नहीं है। और कहीं ना कहीं इस हेतु भारतीय राजनीति में आज अगर देखा जाए तो चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो और चाहे मीडिया हो, हर कोई इनके प्रभाव में आज ग्रसित है। हर कोई इन मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, हर कोई इस पर लीपापोती करने में ही रत है। फिर उसके बाद यथा जैसे देख लिया जाए पूर्वोत्तर भारत में, जिसमें कि 7 राज्य पूर्वोत्तर भारत के तहत समाहित हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि कौन कौन राज्य हैं कौन नहीं है, तो 4 विकल्प दे देगा, उसमें आपको चुनाव करना रहता है। तो इसमें आप जान लीजिए 7 राज्य समाहित हैं, जिसमें असम, अरुणाचल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। याद करने का तरीका यह है कि 2 नाम आ से हैं, यानी असम और अरुणाचल, 3 नाम मा से हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, और उसके बाद नागालैंड और त्रिपुरा। ये 7 राज्य इसमें आ जाते हैं। इसमें से अधिकांश राज्यों में देखा जाए तो आज भी उग्रवादी मूवमेंट चल रहा है, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो मिजोरम हो। वहाँ पे जिस प्रकार से, और मणिपुर का जो मूवमेंट है वो केवल और केवल अधिकारों से को लेकर के कम, वह विदेशी फंडिंग, कुत्सित सोच और एक प्रकार से सुनियोजित षड्यंत्र का अधिक प्रतिफल है। मिजोरम में देखा जाए तो वह भी एक प्रकार से देखा जाए तो एक सांप्रदायिक क्षेत्रवाद है, न कि उसमें कोई मुद्दे विशेष सम्मिलित हैं। फिर उसके बाद पंजाब में अगर हम देखें तो खालिस्तान के रूप में यह जिन्न बार बार जो है निकलता हुआ दिखाई देता है। बंगाल में गोरखालैंड की मांग, असम में उल्फा का उग्रवादी आंदोलन, पूर्वोत्तर में पृथक ईसाई देश का जो है वैदेशिक षड्यंत्र। जिस प्रकार से अभी भले हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, आज बांग्लादेश भी की जब माननीय प्रधानमंत्री महोदया इस बात को बार बार जो उठाती थी परोक्ष तौर पे कि किस प्रकार से विदेशी षड्यंत्र के द्वारा बांग्लादेश को खंडित करने का प्रयत्न किया जा रहा है, किस प्रकार से हमें जो है इस पे दबाने का प्रयत्न किया जा रहा है, तब लोग कहते थे कि एक राजनीतिक प्रोपोगंडा है। भारत में जो राजनीतिक प्रोपोगंडा है उसको लोग वास्तविक मान के चलते हैं, और जो वास्तविक आसन्न खतरे हैं उनको राजनीतिक प्रोपोगंडा में तब्दील करके आंख मुद्दे बैठने की जो है, और यही प्रवृत्ति कहीं ना कहीं हमारे पतन, हमारे गुलामी का जो है मूल कारण भी रहा है। लेकिन आज भी हम सो रहे हैं, भैया सोते रहिए, पता नहीं आप कब नींद से जगेंगे। आज भी कहीं ना कहीं पूर्वोत्तर भारत में पश्चिमी शक्तियों के द्वारा, जिसमें विशेषता अमेरिका के द्वारा, भारत को जो ईसाई बहुल पूर्वोत्तर इलाका उसको तोड़ करके एक अलग स्वायत्त देश के तौर पर स्थापित करने का कुचक्र रचा जा रहा है, और जिसमें अन्य भी वैदेशिक शक्तियां पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं। और भी पूर्वोत्तर में देख लिया जाए, चाहे वामपंथी जो उग्रवाद हो, उसमें चीन के द्वारा उनको अच्छा खासा जो है पोषण किया जा रहा है, और वहाँ पोषण नहीं दिखता, वहाँ जो है हमारे जो है संवैधानिक निकायों को उनका मानवाधिकार दिखता है। जो मानव है उनके लिए कोई अधिकार ही नहीं है। जो देश के लिए जो है समर्पण कर रहे हैं, जो देश के लिए शहीद हो रहे हैं, उनके कोई अधिकार नहीं है। जो देश को खंडित करने के लिए रह रहे हैं, उनके लिए पुनर्वास अधिनियम आएगा, उनके लिए फला अधिनियम आएगा, उनको लिए दुनिया भर का अधिनियम चलता रहेगा, उनको दुनिया भर का सहायता, दुनिया भर का वित्त पोषण भी किया जाता रहेगा। ये भारत की एक दुर्दशा है, भारत की एक दुर्बलता है,
जो भारत को खंडित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, वो अगर हथियार रख दें 2 साल के लिए तो उनको घर दे दिया जाएगा, उनको आवास दे दिया जाएगा, उनको सरकारी नौकरी दे दी जाएगी, उनको वित्तपोषण कर दिया जाएगा। और जो इस देश के लिए शहीद हो रहा है उसको अपनी ज़मीन का भी जो है मालिकाना हक नहीं मिल पाएगा। ये स्थिति है इस देश की। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो चीनी प्रभाव से प्रेरित वामपंथी अलगाववाद, कश्मीर में इस्लामी षड्यंत्र, ये आज कहीं ना कहीं भारत में क्षेत्रवाद के रूप में अगर देखें तो अलगाववाद तथा आतंकवाद तथा उग्रवाद को प्रोत्साहन देने में रत हैं, सम्मिलित हैं। आज की चर्चा यहीं तक। कल हम पुनः इस विषय को आगे बढ़ाते हुए नई चर्चा के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।